Hello everyone, welcome to Target for IQ. I am Rimjim Jain and today we will start with Chapter 1 of Transfer of Property Act 1882. Chapter 1 Preliminary. So 1. तो Section 1 क्या कहता है? It is short title. It tells you about कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, which will be Transfer of Property Act 1882. इसकी commencement date क्या है and thirdly कि इसका extent क्या है. सो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. हालांकि इसमें कुछ एरियाज हैं जहां पर ये एक्ट नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो उन एरियाज में भी ये एक्ट को अप्लाई कर सकती है. नाउ कमिंग टू सेक्शन 2 विच इज रिपील ऑफ एक्ट्स एंड सेविंग ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स एक्सेट्रा. एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दैट इज कि जो चैप्टर 2 है दैट विल नॉट अप्लाई टू मोहम्मदियन लॉ. चैप्टर 2 आपका हो गया सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 53A तक, तो वो मोहम्मदियन लॉ पर अप्लाई नहीं करेगा. नाउ कमिंग टू सेक्शन 3 विच इज योर इंटरप्रिटेशन क्लॉज. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. इनमें टोटल 7 डेफिनेशंस हैं. अब स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन विच इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. सो इमूवेबल प्रॉपर्टी का बेसिक मतलब क्या हुआ? इट मीन्स अ प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते. सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी मूव्ड इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है? इट सेज कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास. बस एक्ट में ये डेफिनेशन दी गई है. तो अगर देखा जाए तो ये तो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन हुई. हमें कैसे पता चलेगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? सो इसके रेफरेंस के लिए हम देखेंगे सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. इसमें बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड. तो बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड में क्या आता है? इट मीन्स कि कोई भी इंटरेस्ट जो हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इंजॉय कर रहे हैं वो भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ वे हो गया. हम किसी प्रॉपर्टी में राइट ऑफ वे का अगर इंजॉय कर रहे हैं, राइट, सो दैट विल ऑल्सो बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट टू फिशरी, राइट टू फेरी, ये सब बेनिफिट्स हो गए जो कि लैंड से अराइज होते हैं और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हुए. कमिंग टू द थर्ड थिंग विच इज थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ. अब जो ये टर्म है थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, ये हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी डिफाइन करी गई है. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज रूटेड इन दी अर्थ. तो रूटेड इन दी अर्थ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जैसे कि ट्रीज हो गए, प्लांट्स हो गए, जो लैंड पे ग्रो करते हैं और ये रूटेड होते हैं लैंड में. फॉर एग्जाम्पल आपके ट्री हो गए, शीशम ट्री हो गया, नीम ट्री हो गया, टीक ट्री हो गया, ये सब रूटेड इन दी अर्थ है और ये अटैच टू अर्थ कहलाते हैं और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हुए. सेकेंड थिंग इज एम्बेडेड इन दी अर्थ. अब एम्बेडेड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी चीज जो कि अर्थ से फर्मली फिक्स्ड हो. क्या हो? फर्मली फिक्स्ड हो. जैसे कि हमारे घर हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, वॉल्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो गए, ये सब एम्बेडेड इन दी अर्थ होते हैं. कमिंग टू द थर्ड थिंग विच इज attached to what is so embedded for the permanent beneficial enjoyment of that to which it is attached. अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें 2 चीज हैं. पहली चीज तो ये है कि वो परमानेंटली फिक्स्ड होना चाहिए और दूसरा इट इज फॉर द बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट थिंग कि जिससे वो अटैच है. तो अब इसमें आप देखिए जैसे विंडोज हो गई, डोर्स हो गए, शटर्स हो गए. तो जो विंडोज है हमारे घर पे लगी हुई हैं, घर हमारा एम्बेडेड इन दी अर्थ है, उससे ये विंडो अटैच्ड है जो हमारे बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा जो ये मशीनरीज होती हैं बड़ी बड़ी, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी या मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए. एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है शांतिबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें क्या कहा गया है कि जो ट्रीज होते हैं अगर इट इज फॉर द फर्दर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए है तो वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, लेकिन अगर हम उसको काट देते हैं और उसका ले लेते हैं बेनिफिट, देन दैट विल नॉट बी अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट विल ओनली बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी.
तो ये डेफिनेशन समझने के लिए हम रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 6 भी देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने और फर्दर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है. नाउ कमिंग टू द थर्ड डेफिनेशन विच इज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सो इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? इट इज अ नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट. ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो पूछ सकते हैं कि अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव. सो इसमें हम नॉन टेस्टिमेंट्री इंस्ट्रूमेंट को टिक करेंगे. नाउ कमिंग टू द फोर्थ डेफिनेशन विच इज ऑफ अटेस्टेड. ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले देखते हैं कि अटेस्टेड का मतलब क्या होता है. So attestation means a fixation of signature or mark by witnesses who witnessed the execution of instrument. ये विटनेस द्वारा एक साइन होता है या मार्क होता है कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट के एग्जीक्यूशन को होते हुए देखा है. सो व्हाट आर द एसेंशियल्स? इसके हैं 2 और मोर कॉम्पिटेंट विटनेसेस. मिनिमम 2 विटनेस होने चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए. सो कॉम्पिटेंसी में आपका आ गया कि वो मेजर होने चाहिए, सेन होने चाहिए. दैट नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने या तो एग्जीक्यूट को खुद साइन करते हुए देखा हो उस इंस्ट्रूमेंट पे, या उसने उसकी प्रेजेंस और डायरेक्शन से किसी और पर्सन को देखा हो, या उन्होंने कोई पर्सनल एक्नॉलेजमेंट उसके सिग्नेचर की ली हो कि आपको ये एग्जीक्यूशन का विटनेस हुआ है. सो ये हो गया सेकेंड एसेंशियल. नाउ द थर्ड एसेंशियल इज कि ईच ऑफ हुम हैज साइंड द इंस्ट्रूमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जीक्यूटेंट. तो ये जो सिग्नेचर होगा ये उसके प्रेजेंस में होना चाहिए. अब हम देखते हैं कि जो अटेस्टेशन होती है इसमें दे ओनली अटेस्ट द साइन और मार्क जो एग्जीक्यूशन के टाइम हुआ हो. उसमें वो कंटेंट्स की अटेस्टेशन नहीं करते हैं. डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं वो ये उसको नहीं अटेस्ट करते हैं. दे ओनली अटेस्ट द सिग्नेचर और द मार्क. ऑल्सो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे विटनेसेस उसके टाइम एग्जीक्यूशन के टाइम प्रेजेंट हो. ओनली द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस इज ऑल्सो इनफ. ऑल्सो देर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन. ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज ऑफ रजिस्टर्ड. सो रजिस्टर्ड मीन्स कि अगर कोई भी टेरिटरी जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई करता हो वहां पर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुई हो, सो दैट मीन्स रजिस्टर्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन अटैच्ड टू अर्थ तो हम कर चुके हैं पहले ही. नाउ कमिंग टू एक्शनेबल क्लेम. एक्शनेबल क्लेम भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ऑल्सो इसको जब हम सेक्शन 130 से लेके 137 तक डील करेंगे तो उसमें एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हुए हैं, लेकिन डेफिनेशन के लिए हमें सेक्शन 3 ही देखना पड़ेगा. सो इट मीन्स एनी क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. सो अगर बेसिक देखें तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है एनी अनसिक्योर्ड मनी डेट. इट इज अ क्लेम ऑन अ अनसिक्योर्ड डेट, नॉट ऑन अ सिक्योर्ड डेट. ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आई हैव अ राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम समवन. तो मैं अपना ये राइट किसी और को दे देती हूँ. आई ट्रांसफर दिस राइट. तो इसका मतलब हुआ एक्शनेबल क्लेम. इट इज अ क्लेम जिसके अगेंस्ट हम कोई एक्शन ले सकते हो. इसके एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल है क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट. सेकेंड एग्जाम्पल इज क्लेम फॉर मनी ड्यू अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी. थर्ड इज मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड डावर. लेकिन अब हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इज क्लेम फॉर मेसनी प्रॉफिट नॉन एक्शनेबल क्लेम और नॉट. तो इसका आंसर होगा नहीं, इट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. कमिंग टू द लास्ट डेफिनेशन विच इज ऑफ अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस. मतलब नोटिस एक कब माना जाएगा कि किसी को नोटिस है. तो इसके लिए पहली बात तो ये देखिए कि नोटिस का मतलब ये नहीं है कि कोई र्यूमर हो या कोई वेग इन्फॉर्मेशन हो. इट शुड बी अ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, तभी उसको नोटिस माना जाएगा. नाउ अब एक्ट बोलता है कि नोटिस कब माना जाता है. तो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 5 पॉइंट्स. पहला कि एक्चुअली उस पर्सन को पता हो वो चीज, तो वो नोटिस होगी. ये सिंपल है कि अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज है तो वो माना जाएगा कि आपको उसकी नोटिस है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग विच इज विलफुल एब्सेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस.
ना अब इसमें देखिए विलफुल एब्सेंशन और ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब हुआ कि किसी सर्च या इंक्वायरी के टाइम। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि विलफुल एब्सेंशन का मतलब हुआ कि डेलिबरेटरी में अवॉइड कर रही हूं कोई नोटिस लेने के लिए। जैसे मेरे को अगर कोई रजिस्टर्ड लेटर भेजता है और मैं उसको रिफ्यूज कर देती हूँ लेने से, तो ये माना जाएगा कि मेरे पास कंस्ट्रक्टिव नोटिस था उसके कंटेंट्स को लेके, जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं लिया है। So that means your willful abstention. Coming to the second thing, which is gross negligence. So gross negligence का मतलब हुआ, पहली बात देखिए negligence का मतलब हुआ carelessness। ठीक है, तो अगर mere negligence हुई तो उसका नहीं माना जाता है कि नोटिस है। लेकिन अगर वो gross negligence हुई, gross मतलब कि negligence इतनी grave या gross है कि अगर कोई common prudence का आदमी होता तो हम expect नहीं करते उससे ये चीज। So that means your gross negligence. इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ आ जाता है लॉयड्स बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गुजदेर एंड कंपनी। कमिंग टू द थर्ड थिंग विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। सो दिस इज प्रोवाइडेड अंडर एक्सप्लेनेशन 1। तो इसका क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुई हुई है तो ये माना जाएगा कि उसके फैक्ट्स का नोटिस है सबके पास। अब इसमें दो चीज आती हैं कि पहली चीज तो जो डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, और दूसरी चीज ये है कि वो डॉक्यूमेंट कंपल्सरी रजिस्टरेबल होनी चाहिए। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्यूमेंट है जैसे लीज है विच इज नॉट ऑफ 1 ईयर और मोर, अगर वो 11 महीने की है तो अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं जरूरी है। तो इसका मतलब नहीं है कि अगर वो रजिस्टर्ड हो गई तो हमारे पास तो हमें माना जाएगा कि हमें नोटिस है, नहीं। लेकिन अगर वो 1 साल से ऊपर की लीज है और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुई भी है तो ये माना जाएगा कि हमें उसके कंटेंट्स का या उसके फैक्ट्स का नोटिस है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट विच इज एक्चुअल पोजेशन। अब एक्चुअल पोजेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर वहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई घर है, ए ने बी को कोई घर लीज करा और बी उसके पोजेशन में है, तो और बाद में ए वो घर सी को बेच देता है, तो ये माना जाएगा कि सी को ये नॉलेज है कि उस घर के ऊपर अभी बी रहता है एंड उसका उस पर पोजेसरी राइट है। ये नहीं कहा जा सकता कि सी को नहीं पता है कि उस घर में अभी बी रह रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज नोटिस टू एजेंट। अब नोटिस टू एजेंट क्या है कि प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। अब किसी ने अगर एजेंट को नोटिस दे दिया है किसी चीज के रिगार्डिंग, तो इट विल बी कंसिडर्ड और इट विल बी डीम्ड कि प्रिंसिपल को भी उस चीज का नोटिस है। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विच इज पहला कि उस एजेंट को नोटिस कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया हो। ये नहीं कि एजेंट अपनी एम्प्लॉयमेंट के कोर्स का नहीं एक्ट कर रहा हो और उसको एज अ फ्रेंड किसी ने नोटिस दे दिया हो, नहीं। जब वो एजेंट उस प्रिंसिपल के लिए एक्ट कर रहा हो तभी अगर उसको नोटिस मिलता है तो माना जाएगा कि प्रिंसिपल को नोटिस है। सेकेंडली दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर एजेंट फ्रॉड से ये कंसील कर लेता है कि उसको कोई नोटिस मिला है या उसको किसी चीज के बारे में पता चला है, तो ये नहीं माना जाएगा कि प्रिंसिपल को नोटिस था। उस केस में एजेंट की गलती है, एजेंट का फ्रॉड है, तो हम प्रिंसिपल को नहीं लायबल कर सकते उस चीज के लिए। सो दिस वॉज योर सेक्शन 3 जिसमें कि डेफिनेशंस दी गई हैं। हम देख लेते हैं फिर से। हमने इसमें 7 डेफिनेशंस पढ़ी हैं। पहली थी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास नहीं आता है। सेकेंड डेफिनेशन हमने इंस्ट्रूमेंट की पढ़ी है। थर्ड हमने पढ़ी है अटेस्टेड। अगली डेफिनेशन थी रजिस्टर्ड, देन इज अटैच्ड टू अर्थ, देन इज एक्शनेबल क्लेम, फिर है अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस। नाउ कमिंग टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर which is section 4 which says enactment relating to contracts to be taken as part of Contract Act. So this was all about chapter 1. I hope आपको ये समझ आया हो. Thank you so much.